बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एक और शॉर्ट क्वेश्चन को, जो कहे कि भाई हमने कुछ डिफरेंसेस लिस्ट करने हैं असेंबली और हाई लेवल लैंग्वेजेस में। तो एक उसी तरीके से जैसे हमने पहले सिंटेक्स और सिमेंटिक में एक टेबल की फॉर्म में लिस्ट किए थे डिफरेंसेस, इसी तरह हम यहाँ पे भी असेंबली और हाई लेवल लैंग्वेजेस के दरमियान में भी टेबल की फॉर्म में लिस्ट कर लेते हैं। तो कुछ 7-8 डिफरेंसेस मैं यहाँ पे लिस्ट डाउन करूँगा, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि अगर ये क्वेश्चन जो है वो एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे ही आ जाता है तो वहाँ पे आपको 3 से 4 डिफरेंसेस भी आपके लिए इनफ होंगे। अगर ये एज ए लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आता है तो फिर आप थोड़े ज़्यादा भी लिख सकते हैं। मेरे ज़्यादा यहाँ पे डिफरेंसेस बताने का मकसद ये है कि एक तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाए, और सेकेंडली ये कि यहाँ पे अगर आप 7-8 देखेंगे तो हो सकता है एग्जाम तक आपको 7-8 नहीं तो चले 3-4 तो याद रह ही जाएंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सबसे पहले डिफरेंस असेंबली और हाई लेवल लैंग्वेजेस के दरमियान में। तो वो कहता है कि भाई असेंबली लैंग्वेज जो है, तो पहला पॉइंट है असेंबली लैंग्वेज कंसिस्ट्स ऑफ सिंबॉलिक कोड्स और एब्रिविएशन नोन एज नेमोनिक्स। तो कहता है कि भाई असेंबली लैंग्वेज जो है ना उसके अंदर सिंबॉलिक कोड्स या एब्रिविएशंस होती हैं जिनको नेमोनिक्स कहते हैं। ये अगर आप थोड़ा सा याद करें तो जब हमने असेंबली लैंग्वेज के बारे में पढ़ा था तो हमने कहा था कि भाई जो असेंबली लैंग्वेज में ना अगर कोई नंबर आपने किसी जगह पर स्टोर कराना है तो हम इस तरीके से लिखते थे मूव, और फिर कोई रजिस्टर का नाम होता था EAX, और आगे हम कोई वैल्यू लिख देते थे 5। इसका मैं लिस्ट में नीचे जो है ना डिस्क्रिप्शन में डाल भी दूंगा एक लिंक। इसी तरह हमने देखा था कि भाई जब आपने सम सपोज दो नंबर्स ऐड करने होते तो आप लिखते थे ऐड, और फिर आप लिखते थे कि उन दो रजिस्टर्स के नाम के EAX में आपने ऐड करना है EBX को, इस तरीके से। ठीक है, तो वो जब यहाँ पे जो ये नज़र आ रही है ना आपको ऐड, मूव, ये वो सिंबॉलिक कोड्स या एब्रीविएशंस हैं जिनको हम नेमोनिक्स कहते हैं। यही अगर आप चले जाएं हाई लेवल लैंग्वेजेस की जानिब, तो हाई लेवल लैंग्वेजेस इंग्लिश ओरिएंटेड लैंग्वेजेस होती हैं। इंग्लिश ओरिएंटेड का मतलब ये है कि इंग्लिश के बहुत करीब करीब होती हैं ये, और इसके अंदर इस तरह के वर्ड्स आते हैं जो कि इंग्लिश सुन के ही वो बंदा बता सकता है कि वो क्या करना चाह रहे हैं, और वो वाले लफ्ज़ जो के हैं वो करते भी तकरीबन वही काम है। मसलन कि यहाँ पे दो लफ्ज़ लिखे हुए हैं इफ़ और एल्स, ठीक है, तो ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स में यूज़ होते हैं, और आप बताते होते हैं कि इफ़, और अगर आप इसके आगे कुछ चीज़ लिखते हैं और फिर आप दरमियान में कुछ टेक्स्ट लिखते हैं और दोबारा आप फिर आगे लिखते होते हैं एल्स, और फिर आप आगे कुछ लिखते हैं। तो अगर मैं आपको कहूँ कि भाई ये अगर पढ़ के आपको क्या समझ आती है, तो एक आम आदमी को ये समझ आ जानी चाहिए कि भाई इफ़ और आगे कुछ कंडीशन है, तो वो ये कह रहा है कि अगर ये बात सही हो तो ये वाला कोड रन कर दो, वरना ये वाला कोड रन कर देना। ठीक है, तो जिस तरीके से ये बात इस तरीके से समझ आ रही है पढ़ के कि भाई ये होना चाहिए, असल में भी ये इसी तरीके से होता है। सेकंड डिफरेंस अगर हम देख लें तो वो कहता है सेकंड डिफरेंस में कि जो असेंबली लैंग्वेजेस हैं, अगर आप असेंबली लैंग्वेजेस की तरफ जाएं पहले, तो वो कहता है कि भाई इट इज़ नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड कंपेयर टू हाई लेवल लैंग्वेज। वो इसलिए क्योंकि अब ज़ाहिर सी बात है वो एक कुछ सिंबॉलिक कोड्स हैं, आपको वो समझने पड़ेंगे, फिर इसके अंदर आपने हार्डवेयर के साथ काफ़ी डील करना होता है, और ये एक बहुत ही लो लेवल की लैंग्वेज होती है। तो ज़ाहिर सी बात है इस चीज़ को समझना जो है फिर थोड़ा मुश्किल होगा आपके लिए। जबकि हाई लेवल लैंग्वेजेस जो क्या हैं, ये अगर हम कोड की एक एग्जांपल भी देखेंगे वहाँ पे आपको ये पढ़ के भी पता चल जाएगा उस कोड की एग्जांपल को कि हाई लेवल लैंग्वेज जो है समझने में, अगर आप असेंबली लैंग्वेज के रिलेटिव देखें ना तो बहुत आसान होती हैं। नेक्स्ट है कि जी असेंबली लैंग्वेजेस जो हैं वो ईजी टू लर्न भी नहीं है और ईजी टू यूज़ भी नहीं है। ठीक है, इसकी अब वजह क्या है कि भाई अब आप जब हार्डवेयर से डील करते हैं ना तो आपको हर वक्त हार्डवेयर की उस चीज़ में एक्टिव रहना पड़ता है। ठीक है, वो कंटिन्यूसली आप नई नई चीज़ें लर्न कर रहे होंगे। ठीक है, तो उसको पहली बात है कि एक नए बंदे के लिए सीखना कोई आसान नहीं है, और ये हम कंपेयर कर रहे हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस की निस्बत इसको। ठीक है, और उसको इस्तेमाल करना भी आसान इसलिए नहीं है कि भाई जब भी आप उसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको उसी तरह जैसे आपको हार्डवेयर में एक काम करना है तो आपको देखनी पड़ेगी जाके कि भाई इसकी कौन सी बिट है, इसको मैं चेंज करूंगा, इसकी क्या इंप्लीकेशन होगी, इस तरीके से आप चीज़ों को देख रहे होंगे। तो ज़ाहिर सी बात है कि इसमें फिर कोड करना आसान नहीं होगा, तो इसलिए हम कहते हैं कि असेंबली लैंग्वेज सीखनी भी आसान नहीं है और इस्तेमाल करनी भी आसान नहीं है। जबकि हाई लेवल लैंग्वेजेस जो हैं वो सीखनी भी आसान है और हाई इस्तेमाल करनी भी आसान है, क्योंकि इससे तो आप इस चीज़ से भी इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई आजकल वो जो छोटे बच्चों के कैंप्स नहीं होते 6-7 क्लास के, उसमें भी कभी कभी होते हैं कोई प्रोग्रामिंग के कैंप्स, तो उसमें ये पाइथन या कभी कभी रेयरली होता है कि C++ भी थोड़ी बहुत तो पढ़ा देते हैं, और बच्चे उन वो ब्लॉक्स की फॉर्म में होती हैं लैंग्वेजेस, वो ब्लॉक्स जोड़ जोड़ के बच्चे अपने छोटे छोटे कोड्स लिख के खुश होते हैं कि भाई हमने कोई प्रोग्राम बना लिया। नेक्स्ट डिफरेंस पे चले जाएं तो असेंबली लैंग्वेज जो है, हमने इसके लिए पहले थोड़ा सा एक बैकग्राउंड आप ये रिवाइज कर लेंगे। हमने कहा था कि भाई जो कंप्यूटर है ना उसको आपकी ज़बान नहीं समझ आती, उसको समझ आती है मशीन लैंग्वेज। तो दरमियान में एक टूल ऐसा होना चाहिए जो कि आप जो कोड लिखते हैं ना उस कोड को कन्वर्ट कर दे मशीन लैंग्वेज में या मशीन कोड में। ठीक है, अब ये काम असेंबली लैंग्वेज में कैसे होता है ये हम देखेंगे, और हाई लेवल लैंग्वेजेस में कैसे होता है। ठीक है,
तो सबसे पहले आप इस साइड पे आ जाएं और देखें कि भाई ये असेंबली लैंग्वेज में कैसे होता है। तो हम कह रहे हैं कि इट रिक्वायर्स एन असेंबलर टू कन्वर्ट द प्रोग्राम टू मशीन कोड। तो बेसिकली असेंबली लैंग्वेज में आपको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है काम को करने के लिए, वो एक असेंबलर है जो कि इसको कन्वर्ट करता होता है। दूसरी तरफ आ जाएं, तो हम देखते हैं कि भाई हाई लेवल लैंग्वेजेस में कैसे होता है। तो हाई लेवल लैंग्वेजेस के लिए हम कह रहे हैं कि हाई लेवल लैंग्वेजेस रिक्वायर इंटरप्रेटर और कंपाइलर टू कन्वर्ट द प्रोग्राम इनटू मशीन कोड। तो इन समरी असेंबली लैंग्वेज में असेंबलर जो है आपके प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है मशीन कोड में, और हाई लेवल लैंग्वेजेस में इंटरप्रेटर या कंपाइलर जो है आपके प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है मशीन कोड में। नेक्स्ट देख लें कि असेंबली लैंग्वेज जो कि है उसमें डिबगिंग करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जब कोड को लिखना मुश्किल है, कोड को समझना मुश्किल है, तो डेफिनेटली कोड में अगर छोटी मोटी गलती हो जाए तो उस गलती को पकड़ना भी बहुत मुश्किल ही होगा। और ऑन द अदर हैंड अगर आप हाई लेवल लैंग्वेजेस पे जाएं तो वो आसान है, क्योंकि यहाँ पे कंपाइलर्स भी रिलेटिवली एडवांस्ड हैं, वो भी अक्सर गलतियाँ आपकी पकड़ लेते हैं। इवन कि कब अब तो जो कि है, जब आप कोड लिख रहे होते हैं तो उस टाइम पे भी कंपाइलर कुछ चीज़ें जो उसको लगता है कि आप यहाँ पे गलत लिख रहे हैं, वो भी हाईलाइट कर देता है कि शायद ये इसमें कोई गलती है, तो इसको आप जो है ना दोबारा रिकन्सिडर कर लें। जबकि असेंबली लैंग्वेज पहले काफ़ी यूज़ होती थी, अब तो बहुत ही कम कहीं पे यूज़ होती है, तो उनके कंपाइलर्स एज सच आप कह लें कि एडवांस नहीं है। तो इस वजह से भी उनकी डिबगिंग किसी हद तक इस वजह से भी डिफ़िकल्ट है। और दूसरा लैंग्वेज का बैरियर तो है ही कि जो असेंबली लैंग्वेज है वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट है कंपेयर टू हाई लेवल लैंग्वेजेस। नेक्स्ट देख लें, तो जो असेंबली लैंग्वेज है इसके अंदर प्रोग्राम अगर आप लिखते हैं, और हम देखते हैं कि भाई अगर हाई लेवल लैंग्वेज में आप प्रोग्राम लिखते हैं तो कौन से का साइज़ बड़ा होगा, कितना रिसोर्स डिमांडिंग होगा। अच्छा, रिसोर्स डिमांडिंग का मतलब होता है, या रिसोर्स हंगरी का मतलब होता है कि कोई चीज़ कितना ज़्यादा आपके कंप्यूटर को यूज़ कर रही है। मसलन कि अगर एक चीज़ जो है ना वो आपके सीपीयू को की यूटिलाइजेशन को क्लोज टू 100% ले जाती है, तो बहुत रिसोर्स हंगरी या बड़ी रिसोर्स डिमांडिंग है। जबकि किसी पे अगर आपके सीपीयू की जो यूटिलाइजेशन है वो 5-10% रहती है, तो वो कोई ख़ास वो प्रोग्राम की रिसोर्स यूटिलाइजेशन नहीं कर रहा, तो इतना रिसोर्स हंगरी नहीं है, फ्यूअर रिसोर्सेज यूज़ कर रहा है। तो असेंबली लैंग्वेज की साइड अगर हम देखें तो वो कहता है कि प्रोग्राम्स रिटन इन हाई लेवल प्रोग्राम्स रिटन इन असेंबली लैंग्वेज आर स्मॉल इन साइज एंड डिमांड फ्यूअर रिसोर्सेज। तो दो बातें इसमें बता दी उसने। पहली बात उसने ये बता दी कि भाई दे आर स्मॉलर इन साइज, कि भाई उनका जो कोड लिखा होता है या उनके एंड पे जो फाइल बनती है जिसको आपने चलाना है वो छोटी होती है। इसकी वजह ये होती है कि भाई जब हाई लेवल लैंग्वेजेस है ना, तो मल्टीपल लैंग्वेजेस से वो ट्रांसलेट हो रही हैं। अगर सी है तो सी ने आगे असेंबली में होना है, असेंबली ने मशीन कोड में होना है। फिर उसमें कई चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपकी आसानी के लिए लिखी गई हैं, जैसे प्रिंट एफ की स्टेटमेंट है, तो प्रिंट एफ ने पीछे कुछ और चीज़ में ट्रांसलेट होना है, तो अक्सर चीज़ें ऐसी लिखी हैं जो असल में प्रोग्राम ने यूज़ नहीं करनी, लेकिन आपके लिए इसलिए लिखी गई हैं कि आपको वो पढ़ने में या लिखने में उसको आसानी हो। तो वो चीज़ें कंप्यूटर के लिए रिडंडेंट हैं। तो डेफिनेटली जब वो कोड जब उसका बनेगा जो कि रिडंडेंट चीज़ों के साथ होगा, तो कोड का साइज़ भी बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए असेंबली लैंग्वेज में ये चीज़ें नहीं होती, तो देयर कोड इज स्मॉलर इन साइज। और सेकंड चीज़ उसमें ये है कि इट डिमांड्स फ्यूअर रिसोर्सेज। कि भाई जब कोड बहुत ही डायरेक्ट लिखा है, आप डायरेक्ट हार्डवेयर से इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो आप उसको इस हद तक बता सकते हैं कि भाई ये दो बिट्स जब सम करोगे तो किस तरह करनी है, ये बिट्स आएगी, कैरी आएगा, कैरी कहाँ जाएगा, इस तरह मतलब बहुत डिटेल में आप जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आप उसको बड़े आसानी के साथ ना रिसोर्सेज को यूटिलाइज बड़ा अच्छा कर सकते हैं। जबकि दूसरी तरफ अगर आप देखें कि अगर आप हाई लेवल लैंग्वेजेस में हैं, तो अब थोड़ा सा ये डिसएडवांटेज आप समझ लें हाई लेवल लैंग्वेजेस का है कि भाई प्रोग्राम्स रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज और लार्जर इन साइज। यहाँ पे गलती हुई है, इधर असेंबली लैंग्वेज नहीं होगा, यहाँ पे होगा हाई लेवल लैंग्वेजेस। तो प्रोग्राम्स रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेजेस आर लार्जर इन साइज। क्यों लार्जर होते हैं, क्योंकि हमने जैसे कहा वो लाइब्रेरीज इंक्लूड हुई होती हैं, कई ट्रांसलेशन होती हैं, उस वजह से लार्जर इन साइज होते हैं। और डिमांड मोर रिसोर्सेज, कि भाई जब उसने वो कम इतनी बार आपके प्रोग्राम को ट्रांसलेट कर करके असल मशीन कोड तक पहुंचना है, तो डेफिनेटली वो रिसोर्सेज भी ज़्यादा डिमांड करेगा। लेकिन ये एक ऐसा आप कह लें कि हाई लेवल लैंग्वेजेस का डाउन साइड है कि इसके अपसाइड इतने ज़्यादा हैं कि इसको बड़ी आसानी के साथ कवर कर लेता है। लास्टली अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, ताकि ये हमने वैसे बड़ी डिटेल में एक एग्जांपल मैंने एक कोड में दिखाई थी, वो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, उसमें हमने कंपेयर की थी लैंग्वेजेस। तो वहाँ पे मैंने एग्जांपल यही दिखाई थी, वही मैं यहाँ पे भी लिख रहा हूँ। ये बेसिकली एक एग्जांपल है कि आप सम कराना चाह रहे हैं दो नंबर्स को, तो वो नंबर्स आप किस तरीके से सम कराएंगे, असेंबली लैंग्वेज में भी और हाई लेवल लैंग्वेजेस में भी, ठीक है। तो दोनों में हम देखेंगे। तो सबसे पहले आप कर रहे हैं जी असेंबली लैंग्वेज में। असेंबली लैंग्वेज में आप क्या कर रहे हैं कि एक रजिस्टर है उसका नाम है ई ए एक्स, एक और रजिस्टर है उसका नाम है ई बी एक्स, एक तीसरा रजिस्टर है उसका नाम है जी ई सी एक्स। रजिस्टर वो होता है कि इसके अंदर आप वैल्यू को स्टोर करते हैं, ठीक है।
तो आपने कहा सबसे पहले कि आपने पहले वाली यहाँ पे कमांड दी मूव की, और आप कह रहे हैं कि नंबर एक 2 है, इसको मूव करा दो ई एक्स रजिस्टर में। फिर आपने कहा कि भाई एक नंबर है 4, इसको मूव करा दो ई बी एक्स रजिस्टर में। फिर आपने कहा एक नंबर 0 है, उसको मूव करा दो जी ई सी एक्स रजिस्टर में। तो ये तीनों रजिस्टर्स में कुछ वैल्यूज़ आ गई। अब आप इन वैल्यूज़ को सम करेंगे आपस में। वो कैसे कि आपने पहले कहा कि भाई ई सी एक्स और ई ए एक्स को सम कर दो, ऐड आपका ऑपरेशन का, और आपने कहा कि भाई ई सी एक्स और ई एक्स को सम कर दो, और इसका मतलब साथ ये भी होता है कि ई सी एक्स रजिस्टर में इसकी वैल्यू को स्टोर कर दो। तो होगा क्या कि ई सी एक्स में पहले क्या था 0, जो यहाँ पे हमने देखा था, और ई ए एक्स में था 2। तो अब ई सी एक्स में ई ए एक्स प्लस ई सी एक्स हो जाएगा, तो ई सी एक्स रजिस्टर जो कि है इसकी वैल्यू हो जाएगी 2। अब इससे अगले वाले में आपने कहा कि भाई ई सी एक्स में ई बी एक्स को सम कर दो और रिजल्ट ई सी एक्स में स्टोर करा दो। तो ई बी एक्स वाली वैल्यू इसमें आगे सम हो जाएगी, ई बी एक्स के अंदर थी वैल्यू 4, तो ये इसमें आ जाएगी। तो ई सी एक्स रजिस्टर अपडेट हो जाएगा और उसकी वैल्यू हो जाएगी 6। तो ये आपने सम किया और एंड पे ई सी एक्स में आपकी वैल्यू आ गई 6 की। तो होना भी ये चाहिए था कि भाई यहाँ पे दो नंबर थे 2 और 4 बेसिकली, इनको आपने सम कराना था, तो एंड पे रिजल्ट 6 आना चाहिए था। तो वही हुआ भी है। अब हम यही कोड देखते हैं इस साइड पे आके एक हाई लेवल लैंग्वेज में। ये बेसिकली सी लैंग्वेज का एक कोड है। तो आपने कितना क्लियरली आप यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं कि भाई ये देखें आप यहाँ पे लैंग्वेज की खूबसूरती को, कि भाई आप कह रहे हैं कि भाई मैं एक एक्स वेरिएबल लूंगा, उसमें 2 लिखूंगा, एक और वाई वेरिएबल ले लिया उसमें 2 लिखा, एक जेड वेरिएबल ले लिया वो उसमें वैल्यू 0 है, और एंड पे आप बस लिख देते हैं कि जी जेड जो वेरिएबल है इसमें एक्स प्लस वाई कर दें, जैसे ये आपने प्लस का सिंबल डाल दिया। बाकी सिंटेक्स को आपने फॉलो किया कि सेमी कॉलन डाला, इक्वल डाला, जो रिजल्ट स्टोर कराना है यहाँ पे आया, जिन नंबर्स को ऐड कराना है वो यहाँ पे आए, और एट द एंड जो है ना जेड के अंदर जो है रिजल्ट आ जाएगा, जो कि इस टाइम पे वैल्यू होगी 2 + 2 की, और जो आपके पास है ना वो स्टोर हुआ होगा जेड के अंदर वो होगा 4। तो ये बड़ा ही साफ सुथरा सा एक तरीका है उसको कराने का। तो उसकी निस्बत अगर आप देखें हाई लेवल लैंग्वेज में असेंबली लैंग्वेज की निस्बत बहुत ही ज़्यादा आसानी है इसी एक कोड को लिखने की। तो कभी भी अगर आप प्रेफर करें कोड को लिखना तो आप हाई लेवल लैंग्वेज में करेंगे, लेकिन कहीं पे कुछ इस तरह का भी केस बन सकता है कि जहाँ पे आपको स्पीड जो है बहुत मैटर करती है, जबकि बाकी चीज़ें इतनी मैटर नहीं करती कोड लिखने के लिए जो टाइम चाहिए। एक और बल्कि आप इसमें ये भी डिफरेंस लिख सकते हैं कि जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं उनके कोड लिखना चूँकि मुश्किल है तो उसके अंदर टाइम भी ज़्यादा लगता है, और जो असेंबली लैंग्वेज में ठीक है, और जो हाई लेवल लैंग्वेज है उसमें कोड लिखना आसान है तो टाइम भी कम लगता है, और असेंबली लैंग्वेज में टाइम ज़्यादा लगता है। तो ये भी एक डिफरेंस है। तो खैर ये जो हम बात कर रहे थे कि भाई अगर कभी इस तरह हो कि भाई टाइम जो है उसकी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन आपको कोड की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा चाहिए, तो उस टाइम पे सिर्फ हो सकता है आप असेंबली लैंग्वेज यूज़ करें। बाकी अदर देन दैट मोस्ट ऑफ द टाइम आप जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ करेंगे। हाँ, कभी हार्डवेयर से डील करना पड़े या एम्बेडेड की आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो, जैसे होते हैं कोई माइक्रो कंट्रोलर्स होते हैं, इस तरह की माइक्रो प्रोसेसर्स होते हैं, उनकी प्रोग्रामिंग मोस्टली होती ही असेंबली में है। अब कुछ आए हैं जिनकी सी में भी हो जाती है, तो उस केस में हो सकता है कि आप फिर असेंबली लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो। तो हैं दोनों ही मज़े की चीज़ें हैं, दोनों आप सीखेंगे तो इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे इसको भी।